नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। मैं सोच रहा था कि इस बंदी के दौर में जब कोचिंग संस्थान, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई और समय आपका बर्बाद हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग परिवर्तन एकेडमी की तरफ से सारी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और धीरे धीरे सभी विषयों की क्लासेस चलने लगेंगी। और आप लोगों से निवेदन है कि इस क्लास को मिस न करें, और जब भी वीडियो आपके पास जाए तो आप उसको समय निकालकर कॉपी और पेन लेकर एक नोट्स बनाएं और बाकायदे उसका अध्ययन करें, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। और हो सकता है कि इस कोविड के दौरान आपकी तैयारी जस्ट कोविड के बाद आपके काम आ जाए। और अगर आप लापरवाही करेंगे, इस कोविड के समय में घर बैठे रहेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे, तो सारा कुछ आपका भूल जाएगा। तो इसलिए रेगुलरिटी बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्लास फिर से शुरू की है। और आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी लोग लगन से, मेहनत से पढ़ाई करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ संविधान में पढ़ाया था, लेकिन उसको फिर से हम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिर पहुंचा देंगे आपको जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे। यानी पूरा संविधान, अगर बहुत दिनों तक यह बंदी चलती रहती है तो इस बंदी के दौरान आपको संविधान वाला और इतिहास वाला पोर्शन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर समय मिलेगा तो समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स का भी आपको वीडियो मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश विशेष का हमारे हरिशंकर सर इसका वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी मिलेगा। हिंदी जो यूपीएसआई के लिए दे रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो। तो सबको ध्यान में रखते हुए हम इसमें टेट, सुपर टेट, वनडे एग्जामिनेशन, यूपीएसआई सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और इसको आप लोग रेगुलर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जो भी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो एक जो चैन बनी रहेगी, हम लोगों की जो सर्किल बनी रहेगी, तो वो हम चाहते हैं कि बरकरार रहे। और यह कोचिंग संस्थान ऑफलाइन तो कार्य कर ही रही है बेहतर, ऑनलाइन भी कार्य शुरू करने वाली है आपके करियर को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोग शुरू करते हैं संविधान से, और संविधान की शुरुआत करेंगे एकदम समझ लीजिए कि जहाँ से शुरुआत होती है संविधान की, यानी संवैधानिक विकास। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसलिए हम संवैधानिक विकास से इसकी शुरुआत करेंगे। और संवैधानिक विकास का मतलब जो हमारा संविधान है यह बना कैसे, इसके बारे में लोगों ने सोचा कैसे कि इस देश को, हालांकि आप जानते हैं कि उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने हमको संविधान प्रदान किया था, यानी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो कैसे बना, किसके दिमाग में यह बात आई कि इस देश को एक नियम देना चाहिए, कानून देना चाहिए, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, उन सब सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपने क्लास लिए है संविधान के, एक बार फिर से आप लोग क्लास में देखिएगा कि संविधान का, कि कैसे इसमें संविधान का विकास होता है और कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसको ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं संवैधानिक विकास, यानी संविधान का विकास। संवैधानिक विकास यानी विकास का मतलब होता है, इसका मतलब संविधान का निर्माण हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई कानून आए, उन कानूनों के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, सबको हम लोग पढ़ेंगे। यानी किस कानून के दौरान क्या घटनाएं हुई, सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि भारत पर मुगलों के बाद, यानी मुगल मतलब जिस वंश का बाबर था, जिस उसका लड़का हुमायूं, उसका लड़का अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो यह लोग जब इनका दौर था, इसके बाद जब औरंगजेब के बाद मुगल वंश का पतन स्टार्ट हुआ, तो पतन स्टार्ट हुआ तो मतलब कि उनके शासक जो थे वो कमज़ोर थे। और आप जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि जैसे ही शरीर कमज़ोर होती है बीमारियां हावी हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे ही सत्ता कमज़ोर हुई, अंग्रेजों रूपी बीमारी भारतीय क्षेत्रों पर हावी होने लगी और वह धीरे धीरे भारतीय सत्ता को, भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किए। और कैसे प्रारंभ किए, तो इसकी शुरुआत बंगाल से करते हैं। और बंगाल के बारे में आप जानते हैं कि
पहला युद्ध लड़ा गया था यानी बंगाल को जीतने के लिए, तो प्लासी का युद्ध, आप नाम सुने होंगे, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल का नवाब उस समय कौन था? आपको पता होगा, सिराजुद्दौला। देखिए नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप एक शुजाउद्दौला मिलेंगे और एक सिराजुद्दौला मिलेंगे। तो जो सिराजुद्दौला थे वह बंगाल के नवाब थे, और जो शुजाउद्दौला थे वो अवध के नवाब थे। तो सिराजुद्दौला का संबंध प्लासी के युद्ध से है, और शुजाउद्दौला का संबंध आगे मिलेगा बक्सर के युद्ध से। ठीक है, तो नाम में देखिएगा तो सिराजुद्दौला थे, और सिराजुद्दौला को आप ध्यान से सुनते रहिए हर चीज को, बस केवल एक कॉन्सेप्ट बनाना है आपको, तो बता रहे हैं। तो प्लासी के युद्ध के बाद यानी 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया, और उस समय अंग्रेज सेनापति कह सकते हैं या प्रतिनिधि कह सकते हैं, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो था उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, और क्लाइव ने ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया और क्लाइव चला गया। और उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर का जो युद्ध होगा वह होगा 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। और वह युद्ध होगा कौन सा? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होगा, और इस युद्ध में एक तरफ संयुक्त सेना थी, और संयुक्त सेना में कौन थे? वहां पर सिराजुद्दौला थे, यहाँ पर कौन थे? शुजाउद्दौला, और ये अवध के नवाब थे। बंगाल के नवाब जो थे वह थे मीर कासिम, और इधर से देखा जाए मुगल शासक जो थे उनका नाम था शाह आलम सेकेंड। यह तीनों एक संयुक्त सेना बनाए थे, और किसके विरुद्ध बनाए थे? अंग्रेजों के विरुद्ध बनाए थे। और अंग्रेजों का जो नेतृत्व करने वाला था वह था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। यहाँ पर लिख देते हैं, अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला था वह था हेक्टर मुनरो। तो यह क्वेश्चन एक हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो। और बक्सर प्लासी के युद्ध में कौन था? क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था, इधर पर मुनरो था। इसमें बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। यहाँ पर देखिए यह संयुक्त सेना है, और इधर से मुनरो है। और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम यानी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। पराजित करने के बाद हेक्टर मुनरो, ये तीनों लोग पराजित हो गए, तो इनको मजबूरी में संधि करनी पड़ी। और वह कौन सी संधि थी? उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त, दो संधियां हुई, 12 अगस्त 1765, और इसके बाद दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765। ये सब चीजें आपको इतिहास में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यानी बेस बनाने के लिए आपको ये सब चीजें बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आपको यह चीज नहीं बताई जाएगी। जब आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो यह सब सारी चीजें डिटेल्स पढ़ाई जाएंगी, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यह दो इलाहाबाद की संधि होती है, और कब होती है? 12 अगस्त को होती है, और दूसरी कब होती है? 16 अगस्त को होती है। और इसमें क्या होता है कि पहली जो संधि होती है वह किसके बीच होती है? वह होती है शाह आलम सेकेंड, यानी यह मुगल शासक थे शाह आलम सेकेंड से। और इनसे कहा जाता है कि एक काम करिए कि आप जो शासन सत्ता है इसको त्याग दीजिए और पेंशन लेकर आप चले जाएं। इनको हटा दिया गया। तो फिर क्या हुई? दूसरी संधि जो हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, कब हुई? 16 अगस्त को। और इसमें कहा गया कि इस युद्ध में जो क्षति हुई है उसकी भरपाई आप करोगे, और आपका जो क्षेत्र है यानी कड़ा मानिकपुर अवध के ही प्रांत में आता था, वह लेकर दे दिया गया था शाह आलम को। इन सब चीज़ों के बाद कहा गया कि अब क्या होगा?
बंगाल तो किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। भाई अगर कोई घर बन गया तो घर किसी को मिल गया तो उस घर का कोई देख रेख करने वाला यानी मालिक होना चाहिए। तो यह चीज़ मालिक बना और कहा कि इसका एक मालिक होना चाहिए, तो उस समय बना बंगाल का गवर्नर। कहा कि इसको मालिक बना दिया जाए, यानी बंगाल का गवर्नर बना। और पहला व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, अभी यह बंगाल का गवर्नर है, फिर बनेगा बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बनेगा भारत का गवर्नर जनरल, और फिर बनेगा वायसराय। यह सभी एक ही व्यक्ति है और एक ही पद है, लेकिन इनके कार्य बढ़ाते गए और इनके नाम में भी परिवर्तन होता गया, यह विभिन्न नियमों के अनुसार। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इसके बाद वेरलेस्ट आए, उसके बाद कर्टियर आए, और उसके बाद आए आपके वारेन हेस्टिंग्स। तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। इसी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में क्या लगाया था? द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। यानी क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? क्लाइव ने लगाया था। फिर पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से, फिर केंद्र में द्वैध शासन, तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यह चीज़ें हो गई, यानी बंगाल का गवर्नर बना। तो बीच के गवर्नर जनरल थे, वो गवर्नर थे, उनको हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स बनेंगे, और वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो है कानून की शुरुआत हो जाती है और विभिन्न कानून आते रहेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो दो तरह के कानून बनेंगे, एक कंपनी के अधीन, कंपनी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक होता है ताज के अधीन यानी क्राउन के अधीन। तो उसको हम लोग देखते हैं। इधर जल्दी जल्दी पढ़ाए, लेकिन आपको मिलेगा या वीडियो में, यानी इतिहास की वीडियो में ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, विधिवत मिलेंगी। उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। अगर जानना है तो कई बार वीडियो को बैक कर करके आप इसको चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं संवैधानिक विकास में यह दो चीज़ें, यानी कंपनी के अधीन शासन, कंपनी के अधीन शासन हुआ, और दूसरा शासन यानी जो कानून बना क्राउन के अधीन। यानी क्राउन मतलब होता है ताज, मतलब राजा। और कहाँ बैठता था राजा? ब्रिटेन में। दो तरह के कानून थे, एक कंपनी के अधीन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और दूसरा जो कानून था वो किसके अधीन? क्राउन के अधीन यानी ताज के अधीन। अब कौन कौन से कानून थे जिसके बारे में हमको जानना है। इसमें देखिएगा शुरुआत होती है भारतीयों के लिए पहला जो कानून मिला था, भारतीयों के ऊपर जो पहला कानून लगाया गया था वह कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा जो कानून बना था इस कंपनी के अधीन वह 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगला जो कानून बना था 1784 का, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अगला जो कानून बनेगा 1813 का, जिसको 1813 का चार्टर कहेंगे, अधिनियम। फिर अगला कानून बनेगा 1833 का, इसके बाद 1853 का। इसके बाद एक क्रांति होती है जिसका नाम होता है 1857 की क्रांति। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। इसके बाद अब क्राउन के अधीन यह सब मामला जाता है, तो इसके अधीन कौन से कानून बनेंगे? 1858 का अधिनियम। इसके बाद अब जरूरी चीज जो है 1909 का अधिनियम, फिर 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो यह सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा फिर क्रिप्स मिशन, इसके बाद देखिएगा कैबिनेट मिशन। इसी के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, फिर संविधान का निर्माण होगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। और सब में
एक एक क्रम दिया गया है, सब में कुछ न कुछ घटनाएं हुई, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसमें हम उसी चीज़ को बताएंगे जो क्वेश्चन में आता है। क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीज़ें दी है, किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, तो इसीलिए हम लोग क्लास लेते हैं कि आप लोग वह चीज़ न पढ़ें जो आपके काम की चीज़ नहीं है। हालांकि जब जानकारी बहुत इकट्ठा करनी है, बहुत सारी चीज़ें, तब आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं। और यह जो पढ़ लेता है इसको और किताब पढ़ लेता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले इसको, क्योंकि आप वनडे एग्जामिनेशन में या कई एग्जामिनेशन देखें, कई सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, और कई सब्जेक्ट में अब क्या क्या पढ़ेंगे, तो जो आपको ज़रूरी चीज़ है उसको आप जान लीजिए, और सब सारी चीज़ें जो रहेंगी उसको आप किताब से, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बात को कहिएगा, अपनी शिकायत करिएगा, तो उसको हम लोग बताएंगे, सुधारेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या होता है, क्या क्या होता है, तो बात समझ लीजिए। यहाँ पर सारे एक्ट आए तो किसके अधीन आए, कंपनी के अधीन। यानी कंपनी कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस लिए आई थी, आप जानते हैं, व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन उसने क्या काम करना शुरू कर दिया, राजनीतिक कार्य करने भी शुरू कर दिए, और यहाँ तक आते आते भारतीयों के ऊपर इतना शोषण किए कि भारतीय बर्दाश्त नहीं कर पाए, और एक क्रांति आ गई भारतीयों के अंदर, 1857 की क्रांति। और यह क्रांति इतनी तीव्र थी कि इसकी गूंज, यानी इसकी सुनाई ब्रिटेन तक पहुंची, और ब्रिटेन का जो राजा था ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत नाराज हुआ, और उसने एक अधिनियम लाया। यह अधिनियम क्राउन लाया था, कौन सा, 1858 का अधिनियम। उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया, तो उत्तर होगा 1858 के अधिनियम से। ध्यान रखिएगा, 1858 के अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद भारत से समाप्त हो जाता है। अब कौन रहता है, क्राउन रहता है, और जो घटनाएं होंगी वो बार बार आपको बारी बारी आपको बताई जाएंगी। तो इसमें हम इसको मिटाते हैं, हम लोग इन घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन देखते रहते हैं। वारेन हेस्टिंग्स बैठा था, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ध्यान रखिएगा, पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद अब बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा, अब वह व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल भी बन जाएगा। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और इसके तहत क्या किया गया कि अब बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा। एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना यह चीज कि किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना। देखिए, पहले बंगाल का जब वह गवर्नर था तो केवल बंगाल की ही प्रेसिडेंसी का वह मालिक था, और बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी आते थे, तो वहाँ का प्रशासन देखता था। लेकिन जब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इसके कार्य को बढ़ा दिया गया, और तीनों प्रेसिडेंसी में आप देखिएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई, तीनों प्रेसिडेंसी जो थी वह किसके अंडर में आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर। इसीलिए इसका नाम भी, इसका काम भी दोनों बढ़ाया गया। तो किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, तो उत्तर क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर ही एक क्वेश्चन पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो उत्तर क्या होगा, 1773। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। वारेन हेस्टिंग्स हुआ। एक चीज इसी अधिनियम के तहत देखिएगा आप क्या होता है कि अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, और इसी के तहत जो दूसरी बात थी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। ईस्वी में
की गई। यहाँ पर भी क्वेश्चन कि बंगाल में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट, देखिए दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछिए कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वह किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कब हुई थी? 1774 इसमें। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ये भी क्वेश्चन पूछा है, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। इसके बाद कंपनी को प्रशासनिक कार्य भी करने थे और कंपनी को व्यापारिक कार्य भी करने थे, तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब हुई या किस अधिनियम के तहत हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। तो यह एक अधिनियम अभी आप लोगों ने पढ़ा। और इसके तहत क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था वह क्या कहलाया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। और उसको 3 जगह की प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी देखनी थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वह कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो भी उत्तर कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि अंतिम गवर्नर को ही पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ध्यान रहे यह बात। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, किस अधिनियम के तहत की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस सन में की गई? 1774 में की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। यह चीज है। कंपनी के लिए प्रशासनिक कार्य और कंपनी का व्यापारिक कार्य दोनों देखने का काम कौन किया था? शुरू में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की थी। यह पहले नियम के तहत यह घटना हुई जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो इसके बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी बता देते हैं, इसको मिटाते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जांच के लिए इसकी स्थापना की गई। यह बहुत प्रभावी नहीं हुआ, नहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब बनाया गया? 1781 में। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट का देखेंगे तो इसमें क्या क्या होता है कि जो कंपनी का व्यापारिक कार्य और कंपनी का राजनीतिक कार्य यानी प्रशासनिक कार्य देखने का कार्य एक ही संस्था करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। लेकिन उसके ऊपर इतना वर्कलोड पड़ता था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब कंपनी के व्यापारिक कार्य को अलग किया जाए और राजनीतिक कार्य को अलग किया जाए, और इसके लिए एक नई संस्था का गठन किया जाए। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो वह उत्तर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ध्यान रहे यह बात। और बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत किया गया। और इसकी स्थापना जब हो गई तो कंपनी के व्यापारिक कार्य व राजनीतिक कार्य अलग किए गए। यह क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखना है। 21 अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक कार्य और कंपनी के राजनीतिक कार्य को अलग अलग किया गया। तो उत्तर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और कंपनी का व्यापारिक कार्य देखने का काम कौन किया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कंपनी का राजनीतिक कार्य देखने का काम किसने किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जिसकी स्थापना किससे हुई? 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। यह हो गया पिट्स इंडिया एक्ट की घटना यानी इसकी उपलब्धि। अब देखेंगे हम लोग, यह हो गया, अब यह भी हो गया। अब हम देखेंगे 1813 का अधिनियम। और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के
व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। एकदम क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, समाप्त किया गया। क्वेश्चन पूछता है किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो 1813 का जो अधिनियम था उसी के तहत। और क्वेश्चन इससे पूछता है किन दो चीजों को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, तो चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, व्यापार को छोड़कर, यानी चाय व चीन के व्यापार, चीन के साथ, यानी चाय पर कंपनी का भी एकाधिकार था और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर भी कंपनी का एकाधिकार था। तो यह सब चीजें हैं जो एक चीज और इसमें आएगी, यानी इस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों के, ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, आगमन हुआ। यानी ईसाई मिशनरी किसे कहते हैं, यानी जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भारत में आएंगे उनको ईसाई मिशनरी कहा गया। वो लोग भारत में आएंगे भी, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी करेंगे और साथ ही इनका खर्च भी भारतीय ही उठाएंगे। यह सब चीजें जो 1813 के अधिनियम के तहत आई थी, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे, इसको देखिएगा, इसमें भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय व चीन के साथ इनका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। एक चीज और इसमें छूट रहा था, इसी अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर, भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की बात कही गई, करने की बात कही गई। ये चीज देख लीजिए। कई क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारतीयों के शिक्षा के ऊपर 1 लाख खर्च की बात की गई थी, तो वो भी 1813 का अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, 1813 के अधिनियम। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, वो भी 1813 के अधिनियम। किन दो चीजों को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था, तो वह चाय था, यानी टी, और चीन यानी चाइना के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। लेकिन कुछ ही समय बाद, यानी 20 साल के बाद क्या घटना है फिर से बदल जाती है, उसको हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और कलम कापी लेकर इसको आप लोग बनाते रहें, एक नोट्स बनाते रहें कि यह मिस ना हो। देखिए, मनोरंजन के तौर पर इसको मत लीजिएगा क्योंकि आपके लिए यह मेहनत की जा रही है और आप ही नहीं पढ़ेंगे इसको तो हमारा मेहनत करना बेकार हो जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते रहें। तो इसको मिटाते हैं। अब अगले अधिनियम के बारे में देखते हैं। 1833 का जो अधिनियम रहेगा, अब इसके बारे में थोड़ा सीधा लिख देते हैं। इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो जो चाय और चीन का जो काम था, जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जिस पर थे, वह चाय व चीन के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। एक देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ, तो वह हो जाएगा 1833 का जो अधिनियम है इसके तहत। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो उत्तर आप दीजिएगा 1813 के तहत। और जब क्वेश्चन इस तरह पूछे कि संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो वह हो जाएगा 1833 के तहत। मतलब छोटी सी बात है, अगर संपूर्ण की बात करें तो 1833, अगर केवल कहे कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया तो वो हो जाएगा 1813। ठीक है। अब देखिएगा 1853 में जो कंपनी का काम था वह क्या किया था, यहाँ पर सिविल जो एग्जामिनेशन थे
प्रशासनिक जो एग्जामिनेशन थे उसमें भारतीयों को खुली छूट दी गई थी, यानी कि भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका यही एकमात्र कार्य था, और कार्य थे लेकिन उसका बहुत कोई महत्व नहीं है, तो वह क्वेश्चन आपसे पूछता है, बच जाएगा। अब आगे की घटना क्या होगी उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो इधर क्राउन के तहत रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो होगा क्या, 1853 का जो अधिनियम आएगा, लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का क्या रहेगा, भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। एक चीज भूल गए थे, हम आपको यही बता दें, 1833 के अधिनियम के तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, तो वह हो जाएगा 1833 का। और क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यह भी ध्यान रखना है और यह भी ध्यान रखना है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनके बारे में आप जानते हैं, इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था, 1829 ईस्वी में, और इन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस अधिनियम के तहत, 1833 से अधिनियम के तहत। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1853 का पढ़े। 1853 के बाद लॉर्ड डलहौजी आया, इसने भारत में हड़प नीति लाई थी। हड़प नीति का मतलब जानते हैं कि जबरदस्ती किसी के राज्य को, साम्राज्य को छीन लेना। इसने सतारा को, जैतपुर को, संभल को, बघाट को, उदयपुर को, नागपुर को, झांसी को, अवध को, सबको इसने जबरदस्ती ले लिया। किसी को गोद प्रथा निषेध के तहत पर, किसी को कुशासन के आधार पर इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। और सबसे ज्यादा आक्रोश जो था अवध को जब मिलाया तब हुआ, क्योंकि अवध जो प्रांत था वहाँ के सबसे ज्यादा सैनिक ब्रिटिश शासन में कार्यरत थे। और जब अवध को जैसे ही उसने मिलाया, तुरंत वहाँ पर सेना ने विद्रोह शुरू कर दिया। और इस विद्रोह की शुरुआत आप जानते हैं कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से, वह तात्कालिक कारण थे गाय और सुअर की चर्बी, जो आपको इतिहास में बताया जाएगा कि वहाँ से फिर मंगल पांडे को फांसी दी गई। और इसकी सूचना जब जाती है मेरठ, तो 10 मई 1857 की क्रांति वहीं से प्रारंभ हो जाती है, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, इस तरह करके अब फिर इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, झांसी, बिहार, यानी बिहार में आप देखेंगे वहाँ पर कुंवर सिंह थे। तो यह सब चीज़ें वो इतिहास की बात है। तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा विद्रोह उत्पन्न हो गया कि अंग्रेजों के पैर हिल गए थे और अंग्रेजों को यह लग रहा था कि अब हम लोग बहुत दिनों तक भारत में नहीं टिक पाएंगे। इसकी सूचना जब क्राउन के पास जाती है, क्राउन बहुत नाराज होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहता कि आपको जिस कार्य के लिए भेजा गया था आपको वही कार्य करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया, भारतीयों के साम्राज्य को आपने क्यों हड़पा। तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी से क्वेश्चन पूछा गया और कंपनी ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। और इसीलिए ताज के अधीन में पहला जो अधिनियम आया 1858 के तहत अधिनियम आया, और इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और इसी के तहत कहा गया अब जो है, जो भारत का गवर्नर जनरल है, अब वो वायसराय कहलाएगा। तो वो कल हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए। तो आप लोगों को फिर से हम कह रहे हैं कि जो वीडियो हम लोग मेहनत करके आपके लिए बना रहे हैं, उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जैसे ही वीडियो पड़ेगी आपको सूचना मिल जाएगी और आपकी जानकारी तुरंत आप उस पर अमल करिएगा
पढ़िएगा और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा अपने लिए ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।